Hello students, how are you? I hope everything is fine. Yes. So let's start a new topic, that is quantum number. देखो, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक बेसिक आइडिया अपन ने लिया था किसका, ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल का। देखो दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ऑर्बिट तो एक सर्कुलर पाथ को बोल रहे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस सबसे पहले किसने बोला था बताइए? न्यूक्लियस जो फर्स्ट वर्ड डिफाइन किया था वो किसने डिफाइन किया है? रदरफोर्ड ने। तो रदरफोर्ड क्या बोलते हैं कि कोई भी एटम है तो उसमें एक सेंटर पे उसका मास क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, फिर आपने डिफरेंट तरह के वहाँ पे मॉडल्स देखे थे, बोर एटॉमिक मॉडल, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट निकल के आया था किसका, ऑर्बिटल का। यानी कि ऑर्बिटल एक ऐसा स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस इन विच वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रॉन विद द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, जिसको आपने बोला था साई, कि अगर साई स्क्वायर क्या हो, मैक्सिमम हो। अगर साई स्क्वायर क्या हो, मैक्सिमम हो। मैक्सिमम मींस कि एक ऐसा रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चा, मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो उसको तो अपन ने बोला था क्या, ऑर्बिटल। अब इलेक्ट्रॉन्स के जो अरेंजमेंट है, कोई भी हमारे पास एटम है, लेट सपोज आपने लिया लिथियम। ठीक है, अब लिथियम में क्या होगा स्टूडेंट, 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब ये जो तीनों इलेक्ट्रॉन हैं ये किसी एक ही स्पेस पे नहीं होंगे, है ना। वो क्या होंगे, न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इनका एक अरेंजमेंट होगा। इनका एक जिस स्पेस में होंगे, जिस रीजन में होंगे, उसका एक शेप होगा। ठीक है, तो इसी शेप को कितनी डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस पे होंगे, ये जिस रीजन में होंगे उसका क्या शेप होगा। ठीक है, इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, क्वांटम नंबर। तो 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर के यहाँ पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वांटम नंबर इज नोन एज व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हो आप n से, स्मॉल n से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहीं ना कहीं अपने को बताता है साइज ऑफ द ऑर्बिटल एज वेल एज उसका एनर्जी भी बता देगा। ठीक है, साइज एज वेल एज एनर्जी। तो जो शेल की बात करते हैं अपन, तो शेल n की वैल्यू हो सकती है स्टूडेंट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, एटसेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है अपन से क्या, कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से कितने डिस्टेंस पे, जैसे कि हमारा न्यूक्लियस हो गया। अब n इक्वल्स टू मीन्स 1 मीन्स व्हाट, ये इतने डिस्टेंस पे। n इक्वल्स टू 2 मीन्स व्हाट, कि ये न्यूक्लियस से थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा। तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है कहीं ना कहीं वो बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कितना है न्यूक्लियस से, साथ ही साथ जिस ऑर्बिटल में है वहाँ पे उसका एनर्जी कितना रहेगा। ओके, सो दिस इज द व्हाट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं क्या स्टूडेंट, देखो इसके एप्लीकेशन अपने को काफ़ी अच्छे एप्लीकेशन है यहाँ पे। अच्छे एप्लीकेशन मीन्स व्हाट, कि इसके बेसिस पे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगा पीरियोडिक टेबल की स्टडी में, पहली बात। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में अपन लिखते हैं क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे एटम्स को क्या किया है, अरेंज किया है। आपको बेसिक आइडिया होगा कि पीरियोडिक टेबल, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल था, फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो वहाँ पे जो हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप्स की बात करते हैं, वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फिक्स होता है। तो उस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखने में हमें काफ़ी हेल्प यहाँ पे मिलने वाला है। साथ ही साथ डायरेक्ट क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो इनिशियली वाले पार्ट में हम कोरिलेट नहीं कर पाएंगे, बट जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपको एक बेसिक आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। ठीक है, वो चैप्टर के टॉपिक के लास्ट में आपको समझ में आएगा। फिलहाल बात करते हैं सेकेंड क्वांटम नंबर, दैट इज एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं अपन L से। ठीक है, अच्छा याद रखना है अपने को क्या, डायरेक्ट वैल्यू अगर याद रखें अपन कि s ऑर्बिटल के लिए एजीमुथल जो क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यू होती है कितनी, 0। L की वैल्यू अगर बात करें, ये हमारे पास हो गया ऑर्बिटल, और इसको बोले एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज रिप्रेजेंट बाय द L। तो S के लिए वैल्यू याद रखने अपने को कितनी होती है स्टूडेंट, 0। P के लिए कितनी होती है 1, D के लिए होती है कितनी 2, और F के लिए कितनी होती है स्टूडेंट 4। ओके, सॉरी 3। सो ये अपने को वैल्यू याद रखनी है, एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज L। ये अपने आप में क्या बताता है उसका स्टूडेंट, L रिप्रेजेंट करता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल।
मैं अपनी लैंग्वेज में बोलता हूँ ऑर्बिटल को हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाउस ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब देखो अलग अलग हाउस का, जैसे अगर सोसाइटी में बात करें तो डिफरेंट हाउस का शेप क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसी तरह से जब न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रहेगा, जिस पर्टिकुलर रीजन में वो रहेगा, तो उस रीजन का क्या होगा, एक शेप होगा, ठीक है, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ शेप होगा। तो किस तरह का शेप है उसको रिप्रेजेंट करता है क्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर। जैसे कि अगर L की वैल्यू 0 है तो वो अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा, s ऑर्बिटल। s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है स्टूडेंट, स्फेरिकल होता है। s ऑर्बिटल का शेप क्या होगा, स्फेरिकल। p ऑर्बिटल जो होगा उसका शेप क्या होता है, डम्बल शेप होता है, लाइक दिस। और d ऑर्बिटल जो होता है इसको जनरली बोलते हैं डबल डम्बल लाइक दिस, ठीक है। ये क्या हो गया, d ऑर्बिटल। नेक्स्ट क्वांटम नंबर है दैट इज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जिसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप m से। m की वैल्यू होती है कहां से कहां तक, m की वैल्यू होती है स्टूडेंट -L to +L। जैसे कि यहां पे देखो हमारे पास अभी अपन ने देखा कि जो ऑर्बिटल हैं s ऑर्बिटल, उसके लिए L की वैल्यू कितनी थी, बोलो 0, ठीक है। तो 0 अपने आप पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका जो ऑर्बिटल का शेप होगा वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। अब अगर L 0 तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है उसकी वैल्यूज क्या क्या रहेंगे स्टूडेंट, -L to +L। अब 0 का तो माइनस या प्लस की बात नहीं कर सकते, तो यहाँ पे m की वैल्यू भी कितनी होगी स्टूडेंट, 0 होगी। बात करते हैं p ऑर्बिटल की। p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1। p ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू कितनी है, 1। अब अगर L1 तो m की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -1 से +1, यानी कि -1, 0, +1। तो p ऑर्बिटल के लिए m की टोटल 3 वैल्यूज पॉसिबल होगी, ठीक है। अब ये 3 वैल्यूज का एक्चुअली अपने आप में मतलब क्या है कि ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करेगा इसको स्टूडेंट ओरिएंटेशन को। किसको रिप्रेजेंट करता है, ओरिएंटेशन को। जैसे कि यहाँ पे -1, 0 और +1 का क्या मतलब है, एक बेसिक हमने आइडिया लिया था जब p ऑर्बिटल स्टडी किया था कहाँ पे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कि जो p ऑर्बिटल है वो बेसिकली 3 तरह के हो सकते हैं। लेट सपोज ये x एक्सिस है, ये लेट सपोज y एक्सिस है, और लेट सपोज ये z एक्सिस है ना। तो अगर हमारे पास p ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल लाइक शेप। तो अगर हमारा जो डम्बल है वो x एक्सिस पे है इलेक्ट्रॉन, तो इसको बोलेंगे स्टूडेंट px ऑर्बिटल। अगर हमारा जो डम्बल y एक्सिस में है तो इसको बोलेंगे py ऑर्बिटल, और z एक्सिस में है तो इसको बोलेंगे pz ऑर्बिटल। तो p जो हमारा ऑर्बिटल है तो इसका शेप तो किसने बताया यहाँ पे, एजीमुथल क्वांटम नंबर दैट इज L। तो L की वैल्यू 1 है तो हम बोलेंगे कि डम्बल शेप है। अब इस डम्बल शेप में भी देखो 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, कि ये x एक्सिस में ओरिएंटेड है, कि y में ओरिएंटेड है, कि z एक्सिस में ओरिएंटेड है। z एक्सिस परपेंडिकुलर होता है, उसको अपन ने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। तो यहाँ पे जो हमारे पास ओरिएंटेशन है वो 3 तरह के ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसीलिए m की टोटल यहाँ पे 3 वैल्यू पॉसिबल है। अब आप बोलोगे कि सर -1 इनमें से किसके लिए, कि सर 0 किसके लिए, तो रिलेटिव अपन बात करते बच्चा। लेट सपोज -1 आपने इसको असाइन किया है, +1 आपने इसको असाइन किया है, तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू रहेगी, 0। या इसके लिए 0, इसके लिए +1, तो इसके लिए बाय डिफॉल्ट क्या आ जाएगी, -1। ओके, रिलेटिव अपन यहाँ पे बात कर लेंगे। लास्ट डी ऑर्बिटल के लिए बोलो L की वैल्यू कितनी थी, 2, तो m की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, -2 से +2 तक। तो -2, -1, 0, +1, +2। सो डी ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू तो होती है 2 और m की वैल्यू रहेगी -2 से +2 तक। लास्ट f ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होती है 3 और f ऑर्बिटल में जाएंगे अपन -3 से +3 तक, तो -3, -2, 1, 0, 1, 2, 3। तो यहाँ पे 7 वैल्यूज पॉसिबल है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। और इसके बेसिस पे अपन बता सकते हैं क्या, यहाँ पे थोड़ा सा याद रखेंगे, m एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है, p के लिए 3, d के लिए 5 और f के लिए कितने, 7। और इसी ओरिएंटेशन पॉसिबल है मतलब क्या, कि s में एक ओरिएंटेशन पॉसिबल है, इसलिए s ऑर्बिटल की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है स्टूडेंट, 2। p में टोटल 3 ओरिएंटेशन पॉसिबल है, उसको एक को बोल दिया अपन ने px, एक को बोल दिया py, एक को बोल दिया pz। तो p में देखो हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। टोटल कैपेसिटी इसकी कितनी होगी, 6 की। यहाँ पे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स की। ये मैक्सिमम कैपेसिटी यहाँ पे लिख रहे हैं। किसी भी ऑर्बिटल की
मैक्सिमम कैपेसिटी। कौन सी कैपेसिटी? इलेक्ट्रॉन्स फिल होने की। डी की अगर बात करें तो डी में देखो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या क्या थी? टोटल 5 वैल्यू थी। तो डी में कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं स्टूडेंट? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। 5 -3 से लेके +2 तक थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी में टोटल 5 ऑर्बिटल है, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 4 6 8 10। यहाँ पे टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी स्टूडेंट? 10 इलेक्ट्रॉन्स का। और एफ ऑर्बिटल में सीधा से याद रखना अपने को, टोटल कितने ऑर्बिटल है? 7। कितने ऑर्बिटल है? 2 3 4 5 6 7। अगर 7 ऑर्बिटल है, हर एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितने आ जाएंगे? बोलो 14। ठीक। अच्छा, इनका जो शेप है बच्चा वो अपन पहले ही समझ चुके हैं। कहाँ पे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट जहाँ पे आपने देखा था, ओके, कि डबल डबल शेप होता है, ये एक्सिस पे होता है, ये भी एक्सिस पे होता है। ये तीनों ऑर्बिटल कहाँ पे होते हैं? प्लेन में अवेलेबल होते हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड को मैंने अभी अभी रिप्रेजेंट किया था यहाँ पे। उसी तरह से डीप का भी शेप होता है, एफ का भी एक शेप होता है, बट वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप है, उसके अपन यहाँ पे जनरली बात नहीं करते हैं। काफ़ी कॉम्प्लेक्स उसका स्ट्रक्चर होता है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जनरली इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को कुछ पार्ट यहाँ पे कवर कर चुके हैं अपन। 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा क्या साइज है ऑर्बिटल का, कितनी डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन। देखो दोबारा से रिलेट करते थोड़ा सा। रदरफोर्ड मॉडल में अपने को बेसिकली एक आइडिया लगा था क्या, कि कोई भी एटम है तो उसमें एक न्यूक्लियस होगा। हम न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होंगे किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे, तो कितनी डिस्टेंस पे होगा वो, ये बताएगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। दूसरी बात, ऑर्बिटल में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन किसी भी पर्टिकुलर एक रीजन में होता है तो उसका एक शेप होगा। शेप को कौन बताएगा? अज़ीमुथल क्वांटम नंबर, दैट इज एल, ठीक है। अब उसके साथ साथ जब किसी इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल में है तो उसका पर्टिकुलर एक ओरिएंटेशन होगा, है ना, एक्स एक्सिस में कि वाई में कि जेड में। उस ओरिएंटेशन को कौन रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लास्ट क्वांटम नंबर होता है दैट इज 4 स्पिन क्वांटम नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट एस से। जैसे स्पिन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हो, आप सभी को पता है कि जो सन है उसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करता है, ठीक है, यानी कि चारों तरफ घूम भी रहा है, ठीक है। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी के साथ। दूसरी बात, आपको ये भी पता होगा कि अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे बच्चा क्या करती है? स्पिन करती है ना। ये सुनो, पता है सभी को, ये नॉर्थ पोल हो गया, साउथ पोल हो गया। अर्थ अपनी खुद की एक्सिस पे भी क्या करती है? स्पिन करती है। जैसे कि स्पिन का मतलब सभी समझते हैं। तो उसी तरह से जो इस अर्थ की जगह यहाँ पे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व भी करेगा, साथ ही साथ अपनी एक्सिस पे स्पिन भी करेगा। अब यहाँ पे देखो स्पिन 2 तरह के हो सकते हैं, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। स्पिन क्या है? 2 तरह के पॉसिबल है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसीलिए स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू पॉसिबल है स्टूडेंट, एक होती है +½ एक होती है क्या? -½ अब बच्चे यहाँ पे पूछ लेंगे कि सर क्या क्लॉकवाइज को +½ बोलते हैं क्या? अब ये बच्चा कोई डिफाइन अपन ऐसे एज फिक्स नहीं करते, बट ये फिक्स है कि क्वेश्चन में अगर आपको बोला गया है कि जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है +½ तो एंटी क्लॉकवाइज कौन रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पे स्टूडेंट? -½ या आपसे बोल दिया कि एंटी क्लॉकवाइज ये स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है +½ तो ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करेगा? क्लॉकवाइज को। ओके, तो स्पिन क्वांटम नंबर की 2 वैल्यू रहेगी, +½ एंड -½ ओके। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ पे हमने टोटल 4 क्वांटम नंबर देखे, ओके। अब बात कर लेते फाइनली बच्चा, मुझे जो टॉपिक पढ़ाना था ताकि आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने में आसानी रहे, वहाँ पे इस किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो डायरेक्ट अपन पहुँचते हैं किसमें? n+l रूल। n+l रूल को ही साथ ही साथ बोलते हैं अपन ऑफ बो प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको स्टूडेंट? ऑफ बो प्रिंसिपल। ऑफ बो प्रिंसिपल क्या होता है? ऑफ बो प्रिंसिपल, तो यहाँ पे पहले देखो, कोई भी हमारे पास एटम है, कोई भी अगर एटम है तो जितने भी प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, वो तो कहाँ पे होंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियस में होंगे। कोई भी हमारे पास एटम है तो उसमें जितने भी प्रोटॉन हैं एज वेल एज जितने भी न्यूट्रॉन हैं वो तो कहाँ पे रहेंगे स्टूडेंट? न्यूक्लियस में रहेंगे। कहाँ पे रहेंगे? न्यूक्लियस में रहेंगे। अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अवेलेबल होता है,
ठीक है। और उसी रीजन को, उसी पर्टिकुलर स्पेस को अपन ने क्या बोला बच्चा, ऑर्बिटल। उसको क्या बोला अपन ने, ऑर्बिटल। और अभी अभी अपन ने देखा कि ऑर्बिटल कितना डिस्टेंस पे है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताएगा। उस ऑर्बिटल का शेप क्या है, ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बताएगा। जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे रिवॉल्व कर रहा है तो उसका स्पिन क्या है, तो +½ और -½ है ना। तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन अपन को पता लग गई है क्वांटम नंबर के बेसिस पे, ठीक है, यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब कोई भी एटम में एक इलेक्ट्रॉन के अलावा मान ले मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का, अच्छा जितने भी इलेक्ट्रॉन है, जैसे लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो किसी एक ही ऑर्बिटल में नहीं रहेंगे, क्योंकि आपको ये भी आइडिया लग गया। अभी अभी अपन ने कुछ देखा था यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट, क्या, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी, कि हर एक ऑर्बिटल की कुछ सर्टेन कैपेसिटी होती है। जैसे कि समझो ना, कोई भी एक हाउस है तो उसमें सर्टेन रूम्स होंगे, उन रूम की कोई पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। जैसे एक रूम में मतलब 1 या 2 या 5 पर्सन रह सकते हैं, ठीक है, 5 तो ज्यादा हो जाएगा नहीं, बट यहाँ पे देखो हर एक रूम की एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होती है। उसी तरह से बच्चा, जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग हो रहा है ऑर्बिटल में, तो हर एक ऑर्बिटल की क्या हो रही है, एक कैपेसिटी होती है। तो एक ऑर्बिटल अगर फिल हो गया तो फिर इलेक्ट्रॉन जाएगा अगले ऑर्बिटल में, नेक्स्ट ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल अगर फिल हो गया तो इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, नेक्स्ट ऑर्बिटल। अब वो क्या बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड विद रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन्स विल फिल्ड इन दैट ऑर्बिटल फर्स्ट, जिसकी एनर्जी क्या हो बच्चा, मिनिमम हो। यानी कि इलेक्ट्रॉन सबसे पहले जाएगा मिनिमम एनर्जी वाले ऑर्बिटल में, फिर नेक्स्ट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट, ज्यादा होती है। और इसी एनर्जी को अपन डिटेल में नहीं समझ के सिर्फ n+l रूल से समझ सकते हैं। होता क्या है यहाँ पे, n तो रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, अगेन n+l में n तो रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को, और l रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, एजीमुथल क्वांटम नंबर को, ठीक है। इन दोनों का अगर किसी भी ऑर्बिटल के सेल के लिए आप सम कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं एक हमें आंसर करेगा विद रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी, कंपेरेबल एनर्जी के रिस्पेक्ट। समझते क्या बोलना चाह रहा है एक्चुअली। जैसे कि हमारे पास क्या है स्टूडेंट, 1s ऑर्बिटल है, मेरे पास क्या है, 1s ऑर्बिटल है। तो 1s ऑर्बिटल में देखो ये जो आगे नंबर लिखा होता है, ये जो आगे नंबर लिखा होता है स्टूडेंट, ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है n को। और यहाँ पे देखो s ऑर्बिटल के लिए बोलो l की वैल्यू कितनी होती है, बोलो 0। तो n तो हो गया इसका 1, l हो गया 0, तो n+l कितना, 1+0 कितना आ गया इसके लिए 1। बोलो सही है। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, कोई भी रेंडमली बोलो वैल्यू, जैसे कि ले लिया मैंने 2p। देखो यहाँ पे 2p के लिए हमें पता करना है n+l, तो 2p के लिए n की वैल्यू तो कितनी होगी स्टूडेंट, 2। p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू कितनी होती है, बोलो, s के लिए 0, p के लिए 1, तो n+l कितना हो गया यहाँ पे, 2 + 1 दैट इज 3। तो n+l की वैल्यू 2p के लिए कितनी होगी, टोटल 3, ठीक है। तो इस तरह से अपन यहाँ पे n+l की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और n+l की वैल्यू अपन को बता देगा कहीं ना कहीं एनर्जी, ठीक है। जिसके n+l की वैल्यू कम, उस ऑर्बिटल का एनर्जी कम, ओके। तो समझते हैं यहाँ पे, हमारे पास 1s ऑर्बिटल है। फर्स्ट शेल में सिर्फ एक ऑर्बिटल होगा दैट इज 1s, सेकंड शेल में स्टूडेंट 2 ऑर्बिटल होंगे दैट इज 2s एंड 2p, थर्ड शेल में होंगे टोटल 3 ऑर्बिटल दैट इज 3s 3p 3d, फोर्थ शेल में ऑर्बिटल होंगे टोटल 4, 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ में, अब फोर्थ एंड ऑनवर्ड्स, s में 1 में 1, 2 में 2, 3 में 3 और 4 एंड ऑनवर्ड्स सभी में कितने होंगे, 4 ऑर्बिटल होंगे, 4s 4p, उसी तरह से 5s 5p 5d एंड 5f, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चे इन पे n+l की वैल्यू। तो आपको थोड़ा सा हेल्प यहाँ पे करना पड़ेगा, बताइए। इसमें तो शायद अपन ने निकाला भी था, तो डायरेक्ट मैं सिर्फ यहाँ पे जो येलो में लिखूंगा वो n+l की वैल्यू लिखूंगा। तो बोलो 1s के लिए n कितना, n तो लिखा होता है आगे, तो 1। दोबारा से करते हैं, n+l कितना 1, s के लिए यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, आपको एक बेसिक आइडिया रहेगा। l की वैल्यू होती है s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 और f के लिए कितना 3। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप हेल्प ले सकते हो उससे, बट साथ में बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बोले 2s के लिए,
सॉरी 1s के लिए, s के लिए l की वैल्यू कितनी 0, तो 1 + 0 कितना बच्चा 1। बोलो 2s के लिए n की वैल्यू तो कितनी होगी 2, और s के लिए l की वैल्यू अगेन 0, तो 2 + 0 कितना 2। सबके n + l वैल्यू निकाल लेते हैं। बोलो यहाँ पे 2, p के लिए होती है l की वैल्यू कितनी 1, तो 2 + 1 कितना 3। आ जाओ 3s पे, n की वैल्यू तो कितनी होगी 3, s के लिए l की वैल्यू 0, तो 3 + 0 कितना 3, n की वैल्यू तो 3, p के लिए l की वैल्यू हो गई 1, तो 3 + 1 कितना 4, 3d 3, d ऑर्बिटल के लिए बच्चा l की वैल्यू होती है कितनी 2, ये फिक्स वैल्यू है, याद भी रखनी अपने को, कितनी 5। जो यहाँ पे देखो, ये जो अगर n + l रूल आपका बहुत अच्छे से क्लियर है तो केमिस्ट्री में काफी मेजर पोर्शन आपका कवर होने वाला है बच्चा, है ना। आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगा पीरियोडिक टेबल की स्टडी करने में दूसरा, और इसके जस्ट बाद अपन पीरियोडिक टेबल स्टार्ट भी करेंगे ना, तो आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आएगा। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझिए इसको। ठीक है, जैसे कि अभी भी चेक कर सकते हैं आप, जिसने अभी तक नहीं बोला है साथ में बोलिए। 4s के लिए n की वैल्यू कितनी 4, s के लिए l की वैल्यू कितनी 0, कितना 4, 4 p की कितनी 1, 5, 4 d के लिए l की वैल्यू कितनी 2, 6, 4 f के लिए l की वैल्यू कितनी बच्चा 3, 4 + 3 कितना 7, एंड सो ऑन। डायरेक्ट बोल सकते हैं अभी कि 5 + 0 5, 5 + 1 6, 5 + 2 7, 5 + 3 8। ठीक है, फाइनली ये हमारे पास n + l की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे देखो ऑफ वो क्या बोलते हैं अपने को कि इलेक्ट्रॉन्स का फिलिंग होगा विद रिस्पेक्ट टू देयर व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू देयर एनर्जी, कि इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में सबसे पहले जाएगा जिसकी एनर्जी क्या है सबसे कम। तो यहाँ पे देखो n + l की सबसे कम वैल्यू कौन सी है 1s के लिए, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बच्चा जाएगा किसमें, फाइनली अपन यहाँ पे लिख सकते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे 1s में, फिर 1s से ज्यादा एनर्जी किसकी होगी बोलो 2s के लिए, फिर 2s से ज्यादा एनर्जी किसके लिए होगी। अब यहाँ पे एक कंफ्यूजन हो गया, यहाँ पे n + l की वैल्यू 3 और यहाँ पे n + l की वैल्यू कितनी 3, 2p के लिए भी एज वेल एज 3s के लिए भी, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया। आप बोलो किसका एनर्जी कम माने, तो फिर अगर ऐसी कंडीशन आ रही है जहाँ पे n + l की वैल्यू सेम है तो आपको वो ऑर्बिटल लेना है जिसमें n की वैल्यू कम हो। तो 2p और 3s में n की वैल्यू कहाँ पे कम है 2p में, यानी कि 2p और 3s में पहले किसकी फिलिंग होगी बच्चा 2p की, उसके बाद होगी 3s की। आ जाओ 3s के बाद 4 किसके लिए 3p के लिए, n + l की वैल्यू मेरे को चाहिए 5। अब 5 देखो, अच्छा नहीं अब यहाँ पे देखो n + l की वैल्यू यहाँ पे तो 5, बट एक ऑर्बिटल है मेरे पास ऐसा 4s जहाँ पे n + l की वैल्यू कितनी है 4 है, तो यहाँ पे n + l की वैल्यू 4, इसमें 5, तो बोलो 5 वाला पहले फिल होगा कि ये वाला पहले फिल होगा, तो आप बोलोगे कि सर ये वाला, क्यों n + l की वैल्यू क्या है कम है, तो 3d आना चाहिए था। जैसे बच्चे क्या करते हैं कि सर 1 फिर 2 फिर 3, तो यहाँ पे 3d आना चाहिए ना, बट उससे पहले क्या आ गया बच्चा 4s आ गया। समझा क्यों आ गया, क्योंकि 4s की जो एनर्जी की वैल्यू है 3d से क्या स्टूडेंट कम है। ठीक है, एंड सो ऑन। अब उसके बाद तो आप इजीली शिफ्ट कर पाएंगे। देखो 3d हो गया 4s हो गया, अब n + l की वैल्यू 4 यहाँ पे और है क्या, नहीं, तो जाएगा 5 में। अब 5 में भी 2 आ गए, 4p आ गया और 5s आ गया, तो बट पहले की इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा 4p में। अब 5 के बाद देखो आना चाहिए था 6, बट रुको 5 n + l की वैल्यू 5 किसके लिए 5s के लिए, तो इसके जस्ट बाद क्या आ जाएगा 5s। तो ये हमारे पास आ गया बच्चा एक ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल, इंक्रीजिंग ऑर्डर यहाँ पे है कि इधर से इधर जा रहे तो आप एनर्जी क्या होगी इंक्रीज होगी। ठीक है, सो इसको याद रखने का तरीका क्या हो गया 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। ओके, आप इस तरह से n + l की वैल्यू भी निकाल सकते हो, या NCERT में ऐसा कुछ वो सीक्वेंस दिया है इस तरह से कट करके। ठीक है, स्कूल ट्रिक है यहाँ पे कुछ इस तरह से, स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस तरह से ना, बट बहुत ज़्यादा एफिशिएंट ये ट्रिक शायद है नहीं, तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे इसको बच्चा 3 या 4 टाइम्स आप लिखेंगे तो अपने आप ये ऑटोमेटिकली अपने उसमें आ जाएगा यूज़ में,
और ख़ास बात क्या है, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में इसको देख रहे हैं तो आपको पूरे 2 साल तक बच्चा हेल्प करने वाला है, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री में भी हेल्प करेगा, साथ ही साथ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी अपने को हेल्प करेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे और भी कई सारे रूल्स हैं कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होता है, जैसे अपन बताते पाउली's प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, ठीक है। बट फिलहाल उनको स्किप करके अपन सिर्फ इस पे काम कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन पे, उसको अपन ले लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। और इसी से रिलेटेड कई सारे अपन क्वेश्चन भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। कि एग्जाम में अभी तक कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, दूसरा और उसका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है। फिलहाल इस n+l रूल को अपन यहाँ पे आज कवर कर लेते हैं। हमने अभी देखा कि जब इलेक्ट्रॉन का फिलिंग होगा तो वो एनर्जी के रिस्पेक्ट में होगा, और एनर्जी को आप बताएंगे कुछ इस तरह से 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d। यहाँ तक तो इसको एज इट इज याद रखेंगे, मोर देन काफ़ी कुछ अपना काम तो यहीं पे हो जाता है। जैसे कि बात करते बच्चा, हमारे पास लेट सपोज क्या है, हाइड्रोजन एटम है, मेरे पास क्या है, हाइड्रोजन का एटम है। अब हाइड्रोजन एटम में सभी को पता है एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में तो चले गया प्रोटॉन, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन भी नहीं होता 1h1 और इसका जो आइसोटोप है, तो एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है, तो प्रोटॉन तो चले गया इसका न्यूक्लियस में। अब एक इलेक्ट्रॉन है तो न्यूक्लियस से किसी डिस्टेंस पे होगा, पहली बात कितने डिस्टेंस पे, n बता देगा। किस रीजन में होगा, s ऑर्बिटल ने बताया कि स्फेरिकल रीजन में होगा, ठीक है। और यानी कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन वहीं पे जाएगा। तो हाइड्रोजन के लिए अगर इसको लिखते हैं बच्चा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या लिखना चाह रहे हैं अभी फाइनली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हिंदी में बोले तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन में जाएगा एक इलेक्ट्रॉन है तो 1s1 में, बोलो हीलियम में बच्चा कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, तो 1s में ही जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। बात करते हैं लिथियम की, लिथियम में कितने इलेक्ट्रॉन है, बोलो 3, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s में। बट रुको, यहाँ पे मैं क्या बोला था, हर हाउस की एक कैपेसिटी है, इस घर में इतने लोग आ सकते हैं, बड़ा घर है तो उसमें ज्यादा लोग आ जाएंगे, उसी तरह से हर एक ऑर्बिटल की एक कैपेसिटी है। बोलो कैपेसिटी याद है किसी को, s की कितनी थी, बोलो 2, p की कितनी थी 6, d की कितनी थी, बोलो 10, और f की कितनी थी 14। ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, कितने इतने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो जो हमारे पास सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा 1s ऑर्बिटल में, अब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो ऑब्वियसली अब यहाँ पे कैपेसिटी नहीं है, तो सेकंड ऑर्बिटल ओपन होगा। अब जो लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन है ना, तो 2 तो इसमें चले गए। अब जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जाएगा वो नेक्स्ट ऑर्बिटल में जाएगा जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में। 2 तो चले गए हैं तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा 2s में, कितना 1। इस तरह से सिर्फ उसके सिर्फ पे अपन इलेक्ट्रॉन्स को लिख देते हैं, ओके। आ जाओ, लिथियम हो गया। बेरिलियम, बेरिलियम में कितने कॉन्फ़िगरेशन उसका 4, तो 1s 2s कितना बचे 2, 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात करते हैं बेरिलियम के बाद बोरोन, बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना 5, एटॉमिक नंबर 5 मतलब 5 इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन में सबसे पहले जाएगा इलेक्ट्रॉन 1s में। कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं बच्चा, देखो 1s ऑर्बिटल में, तो जिसने अभी तक ध्यान से नहीं देखा दोबारा देख ले। 1s सबसे पहले ओपन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, फिर 2s ओपन होगा, कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे 2, 4 हो गए, टोटल 5 इलेक्ट्रॉन थे ना। अब 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जाएगा बच्चा, 2p में। अब यहाँ पे एक बात फाइनली आपको समझ में आ रही है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अपने को काफी कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है। जैसे कि जो बोरोन है उसमें पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे नहीं होते, वो जैसे कि सोलर सिस्टम देखो ना, मून एक जगह पे है, मार्स एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे है, जो नेपच्यून, सैटर्न, कई सारे जो अदर अलग प्लेनेट हैं वो अलग अलग डिस्टेंस पे, पहली बात अलग अलग शेप भी है ना, समझ पा रहे। मरकरी का शेप काफी छोटा है, अर्थ का कुछ शेप है, मार्स का कुछ शेप है, तो अलग अलग जो प्लेनेट हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करे। उसी तरह से एटम में जो न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो करेंगे, बट वो एक तो अलग अलग डिस्टेंस पे होगा। देखो यहाँ पे डिस्टेंस तो बता दिया 1s 2s है ना, जो n की वैल्यू है। दूसरा उनका शेप क्या होगा, जैसे s ऑर्बिटल तो हो गया स्फेरिकल, p कैसा होता है डम्बल शेप, तो जो इलेक्ट्रॉन जिस पर्टिकुलर ऑर्बिटल में उसमें क्या शेप है, ठीक है। तो काफी कुछ इंफॉर्मेशन अपने को पता लग जाएगी अगर हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो। और सबसे काम की बात कौन सी यहाँ पे, इसकी बेसिस पे अपने को हेल्प मिलती है कहाँ पे स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को स्टडी करने में, जो कि अपन नेक्स्ट एक क्लास और रखेंगे इसकी पीरियोडिक क्वांटम नंबर की, उसके बाद पीरियोडिक टेबल अपन स्टार्ट करने वाले, ओके। अभी कुछ करना खास है नहीं, अपने को सिर्फ लिखना आना चाहिए कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि बोरोन के बाद आएगा कार्बन, कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन 6, बोलो
1s 2 2s 2 4 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन थे ना, अभी कहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाएगा स्टूडेंट 2p में, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 2, तो टोटल कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से फिल होंगे। ओके, अच्छा आपने बचपन से कभी पढ़ते आ रहे हो, बचपन से तो नहीं, एटलीस्ट 7th या 8th क्लास से तो, कि कार्बन टेट्रावेलेंट होता है। अभी ये बात समझ में आ रही है, टेट्रावेलेंट का क्या मतलब है बच्चा? तो यहाँ पे याद रखना कि जो n की वैल्यू सबसे बड़ी होती है, n की वैल्यू जो किसी भी एटम में n की सबसे बड़ी वैल्यू को बोलते हैं अपन वैलेंस शेल। क्या बोलते हैं इसको बच्चा? वैलेंस शेल, या आउटर मोस्ट शेल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? आउटर मोस्ट शेल। बट आज आपको ये पता लग गया होगा कि आउटर मोस्ट का मतलब क्या है। n की वैल्यू सबसे बड़ी है ना, n की वैल्यू क्या बता रहा था? साइज बोलो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो आउटर मोस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, और इसी को क्या बोलते हैं बच्चा अपन? वैलेंस शेल। अब वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे हम बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। और जो आप केमिकल बॉन्डिंग जब पढ़ते हैं तो वहां पे मोस्टली अपन बात करते हैं बच्चा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन की, कि कभी भी जब कोई केमिकल बॉन्ड अगर बन रहा है तो वहां पे सिर्फ कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं स्टूडेंट? वैलेंस शेल। अब यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है 4, यानी कि कार्बन जनरली क्या करता है? 4 बॉन्ड बनाता है। मैक्सिमम कितने बॉन्ड बन सकते हैं यहाँ पे? 4। क्या रीजन है वहां पे? कि कार्बन के पास 4 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावेलेंट स्पीसीज बोलते हैं। ठीक है, तो समझ में आया बच्चा इसका एक क्या सिग्निफिकेंस रहेगा अगर हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना आ रहा है ना, तो काफी कुछ अपने को हेल्प मिलने वाली है। उसका एक सीधा सा एग्जांपल मैंने अभी भी दिया, कार्बन टेट्रावेलेंट है। अभी बोलो कोई भी रेंडमली गेस कीजिए, जैसे कि सोडियम का लिखते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चा? 11। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा, पहले तो इन ऑर्बिटल को लिख देता हूं मैं, 1s 2s 2p 1s 2s 2p 3s 3p एंड सो ऑन। तो देखो हमारे पास जो सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन है, s की कैपेसिटी 2 की होती है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा s में, 1s में, फिर सेकंड ऑर्बिटल ओपन होगा, फिर 2s में, ये पूरा फिल हो गया। जैसे ये ना हमारे घर में मान ले 4 टोटल रूम है, हर एक रूम की 2 कैपेसिटी है, तो पहला रूम में 2 गेस्ट अपन ने फिल कर दिए, अब दूसरा रूम ओपन करना पड़ेगा अदर गेस्ट के लिए, लाइक दिस। तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 2s में कितने हो गए अभी तक? 4, फिर जाएगा 2p की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है स्टूडेंट? 6 की, तो 2p में चले गए 6। अभी टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 4 6 10, टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 10। सोडियम में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 11, तो अभी इलेक्ट्रॉन जाएगा कहाँ पे स्टूडेंट? 3s में। ओके, कहाँ पे जाएगा? 3s। बात कर लेते हैं इसमें कैल्शियम की। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना है स्टूडेंट? 20। लिखते हैं 1s 2s 2p 3s 3p 4s एंड सो। इलेक्ट्रॉन फिल करवाइए, बोलो। s में इलेक्ट्रॉन जाएगा सबसे पहले कितने? 2, फिर 2, फिर कितने? 6, फिर 2, फिर कितने? 6। कितने हो गए अभी तक? चेक कर लेते हैं। यहाँ तक हो गए 10, 2 2 4 प्लस 6 10 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ तक कितने? 8, 10 प्लस 8 कितने हो गए? 18। कैल्शियम में इलेक्ट्रॉन टोटल कितने होते हैं? 20। तो अभी जो नेक्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जाएंगे बच्चा? 4s में। ठीक है, ये क्या हो गया? 4s में। ओके, और इसके अलावा अपन आगे तक के भी एलिमेंट के लिख सकते हैं, जैसे एक और ले लेते हैं, कौन सा? आयरन ले लेते हैं। ठीक है, आयरन का एटॉमिक नंबर कितना होता है स्टूडेंट? 26। अब इसका आप खुद से फिल करेंगे तो ट्राई कीजिए एटलीस्ट, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ। आयरन का आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, फिर इसको क्रॉस चेक कर लेंगे अपन। तो पहले तो ऐसे एम्प्टी लिख लो, 1s 2s 2p 3s 3p 4s, फिर 3d आता है 4s के बाद। फिल करिए। ओके, ट्राई करते हैं, अभी चेक कर सकते हैं आप, क्रॉस चेक करना। तो सबसे पहले मैं तो अपना एक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं ना, एम्प्टी वाला, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, काफ़ी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। आयरन में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने स्टूडेंट? 26 है। तो सबसे पहले जाएंगे 2, फिर 2 मैक्सिमम कैपेसिटी के साथ फिल करेंगे ना। p में कितने? 6,
3 में, S में 2, P में 6, S में 2, कितने हो गए चेक कर लेते हैं अभी तक। 2 2 4 और 6 10, ओके 2 6 और 4 2, 8 + 2 कितना 10, कितने हो गए अभी तक 20, कितने 26 थे ना, तो 20 चले गए, 6 बचे। अब कौन सा ऑर्बिटल ओपन होगा, डी में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे स्टूडेंट 6, ओके यही इसका क्या हो गया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चा, तो यहाँ पे अपन देखा आज के लेक्चर में काफ़ी इंपॉर्टेंट एक लेक्चर है और आपको ये बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना है बच्चा। जैसे ये क्लास एंड होता है तो आप ट्राई करेंगे पहले तो इसको याद रखने की, इसको कॉन्फ़िगरेशन को, स्कूल पब्लिक दिल्ली पब्लिक स्कूल, इस तरह से है ना। और जो भी ट्रिक बना लें आप, बट ये आपको याद होना चाहिए एटलीस्ट 4P तक तो याद रखो, एटलीस्ट 4P तक तो याद रखो, ठीक है। मतलब यहाँ पे अपना 30 तक तो डी ब्लॉक एलिमेंट में 3D सीरीज तक तो अपन बात कर सकते हैं ना, और जनरली यहीं तक का रिक्वायरमेंट होता है। जो 11th और 12th स्टैंडर्ड में जो नीट या जेई की अगर बात करें तो 30-40 तक तो आपको लिखना आना भी चाहिए कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। बाकी अदर जो सब्सटेंस है आफ्टर 40 एटॉमिक नंबर, उनके लिए अपन एक ट्रिक वगैरह भी बनाएंगे, उसको नेक्स्ट क्लास में देख भी लेंगे, ठीक है। ट्रिक कुछ खास नहीं है, जनरली अपन रिलेट कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू इनर्ट गैसेस का कॉन्फ़िगरेशन लिखना अगर एक बार सीख लिया तो उसके बेसिस पे अपन पीरियोडिक टेबल में किसी का भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। जैसे कि कुछ का मैं बता देता हूँ, जैसे कि बोलो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना 2, हीलियम, नियोन का कितना 10, ऑर्गन का कितना बोलो 18। तो यहाँ पे देखना 2 इलेक्ट्रॉन है तो 1s2, नियोन है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, ऑर्गन है तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। ये सही लिखा है क्या मैंने? नहीं, 10 इलेक्ट्रॉन है ना ये। आपने ये भी सुना होगा ना, हीलियम को छोड़ के जितने भी इनर्ट गैसेस होती हैं सबका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है। अगर नहीं सुना है तो केमिकल बॉन्डिंग में आप पढ़ेगा ऑक्टेट रूल या लुईस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इसका जो वैलेंस शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 + 6 8, 2 + 6 8। इनके अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो इनका क्या है बच्चा ऑक्टेट कंप्लीट है, इनका क्या है ऑक्टेट कंप्लीट है, लुईस कॉन्सेप्ट, ओके। चलो उसके बाद में बात करेंगे। मैं क्या बता रहा था कि इसके बेसिस पे अपन कई सारे 40 के बाद जनरली अपन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, है ना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं पहले, जैसे मेरे को लिखना है सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन, है ना। मेरे को क्या लिखना है, सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन वैसे अभी अपन ने लिखा भी था, दोबारा लिख रहे हैं फिर भी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए सोडियम में 11। तो 11 में से 10 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे गए और 11th इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया, बोलो हाँ कि ना। अब इन 10 इलेक्ट्रॉन के कॉन्फ़िगरेशन को अपन नियोन की टर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या, कि नियोन में 10 इलेक्ट्रॉन है, 1s2, 2s2, 2p6। देखो 1s2, 2s2, 2p6। तो इसकी जगह शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या लिख सकते हैं, ब्रैकेट नियोन, यानी कि नियोन का कॉन्फ़िगरेशन, फिर उसके बाद क्या 3s1। तो सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन कई सारी बुक में इस तरह से भी लिखा हुआ है शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो 40 के बाद जनरली अपन इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में उसका कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट का लिख सकते हैं, ओके। जैसे कि इसी पे एक लास्ट बात कर लेते हैं कॉन्फ़िगरेशन लिखने पे ही। जैसे कि बोरॉन फैमिली की वहां पे बात करते हैं, देखना बच्चे यहाँ पे बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना 5, इसका कितना 13, इसका कितना 31। एक बार पूरा कॉन्फ़िगरेशन तो इन दोनों का लिख के बता रहा हूँ मैं बस। इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2, 2p1। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कुछ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1, कितने हो गए 3s2, 3p1, ठीक है। इन दोनों पे बात कर लेते हैं ना बस। तो यहाँ पे देखो इस 1s2 की जगह हीलियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन था, बोलो हीलियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन था 1s2। तो इस 1s2 की जगह क्या मैं हीलियम को नहीं लिख सकता, तो बोलो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या 2s2, 2p1। इसमें बोलो एल्यूमिनियम में ये कॉन्फ़िगरेशन यहाँ से यहाँ तक किसका, नियोन का। अभी लिखा था 10 इलेक्ट्रॉन, तो इसको क्या लिख दिया मैंने, नियोन का कॉन्फ़िगरेशन, फिर क्या उसके बाद क्या है 3s2, 3p1। तो यहाँ पे हीलियम फिर नियोन। अब बोलो खुद से नेक्स्ट इनर्ट गैस कौन सी है, हीलियम, नियोन, तो ऑर्गन, फिर क्या क्रिप्टॉन, फिर जेनॉन, फिर रेडॉन। और यही मैंने आपको बोला था। अच्छा यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस अपने को मिल रहा है कि हीलियम फिर नियोन, और ये वाला पार्ट कॉमन है कहीं ना कहीं देखा जाए तो। S2P1
S2P1, यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या स्टूडेंट 3 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू बाय डिफॉल्ट कितनी आ जाएगी बोलो 4S2 4P1, यहाँ पे बोलो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5S2 5P1, यहाँ पे बोलो 6S2 6P1 एंड सो ऑन। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन इतना, एल्यूमिनियम का इतना, तो गैलियम का हो जाएगा इतना। अब मेरे को एटॉमिक नंबर नहीं भी पता तो मैं बाय डिफॉल्ट लिख के आ जाऊंगा, समझ में आ रही है? तो ये एक काफ़ी हेल्प मिल जाएगा, और इनका मैं एटॉमिक नंबर वगैरह डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस भी कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। बट फिलहाल एक काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारा कॉन्सेप्ट कवर हो चुका है कि अगर आपको नीचे वालों का एटॉमिक नंबर नहीं भी पता है, या जो 30 से ज़्यादा एटॉमिक नंबर जिनका है, तो पूरा 1s 2s 2p वो पूरी सीक्वेंस सीरीज याद नहीं रखनी, 4p तक जनरली आप याद रखते हो, है ना, 35 इलेक्ट्रॉन्स के आसपास, और उसके बाद नहीं, ठीक है। जैसे कि इंडियम का डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख देंगे, तो ये तो हो गया बोरोन का कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया एल्यूमिनियम का, ये गैलियम का, ये इंडियम का, और ये क्या बच्चा थेलियम का, ठीक है। तो आपसे पूछा जाता है कि थेलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, सीधा सा अपन लिख के आ जाएंगे ज़ीनोन का कॉन्फ़िगरेशन एंड 6s2 6p1, ओके। सो यहाँ पे हमारा एक मेजर पोर्शन कवर हो चुका है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे पॉलिश रूल एंड हुल्म्स रूल, एंड इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चेंजेस भी होते हैं, 2 और 3 अपने को पॉइंट वहाँ पे डिस्कस करने हैं, ओके। सो दैट इज ऑल फॉर द टुडे, वी विल कंटिन्यू क्लास ऑन नेक्स्ट सेशन। जो भी अपन ने पढ़ा है एटलीस्ट थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे कॉन्फ़िगरेशन लिखना, 30 तक तो खुद से लिखना पूरा का पूरा, ओके। So that is all for the today. Thank you. Bye bye. Take care.